हेलो, आवाज आ रही है सभी को? मम्मीना दो तो आज हम एटम स्ट्रक्चर का बुकलेट डिस्कशन करेंगे। तो गेट इक्विप टू जेई मेंस वाला पार्ट जो है उसका आई थिंक मैंने लिंक सेंड कर दिया, अगर नहीं किया तो वो कर दूंगा। गेट इक्विप टू जेई एडवांस जो है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो गेट इक्विप टू जेई एडवांस का ओनली वन ऑप्शन करेक्ट में क्वेश्चन नंबर 1। साहिल, एटॉमिक स्ट्रक्चर है मोल कॉन्सेप्ट सैटरडे सैटरडे फ्राइडे कोई लेक्चर उस दिन होगा। आज जेनिथ 7 वाला ही लेक्चर है। मोल कॉन्सेप्ट जेनिथ 8 जो है उसके साथ होगा। तो आज हम जस्ट बुकलेट डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज द सीरीज लिमिट फॉर पार्शियल सीरीज ऑफ हीलियम पॉजिटिव इन एंगस्ट्रॉम? वन ऑप्शन करेक्ट वाला हम ले रहे हैं। वन ऑप्शन करेक्ट का गेट इक्विप टू जेई एडवांस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सीरीज लिमिट ऑफ पार्शियल सीरीज ऑफ हीलियम पॉजिटिव? तो लैम्बडा विल बी 1 बाय लैम्बडा विल बी आर इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम के लिए जेड हो गया 2 तो उसका स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर। तो पार्शियल सीरीज का लोअर ऑर्बिट क्या होता है? 3 होता है ना। 3 स्क्वायर माइनस, अब देखो सीरीज लिमिट की बात हो रही है तो n2 क्या लेंगे? इन्फिनिटी। सो 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर इज 0। ओके, तो हमारे पास कितना आया? तो ये आ गया 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4 डिवाइड बाय 9 आ गया। ये हम लैम्बडा निकालेंगे तो इट विल बी 9 अपॉन 4.4 इंटू 10⁻⁷, या फिर 90 अपॉन 44 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। ओके, तो कितना हो जाएगा ये? तो अप्रोक्सीमेटली 2 हो गया। इट इज 2.045 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर। एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻+10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा 2045 एंगस्ट्रॉम। ओके, मीन्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा इधर?
डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ये अप्रोक्सीमेट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर के लिए हमें आर की वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻7 नहीं पुट करनी होती। इट इज 1 पॉइंट क्या होता है 09678। ओके, सो ये आंसर हमें अप्रोक्सीमेट मिला है। 2045 के पास में कौन सा आंसर है? डी ऑप्शन ही है ना, तो वही करेक्ट आंसर होगा। यस निजेल, इट इज फॉर जेई एडवांस, क्योंकि बाकी हम जेई मेन वाला पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो जेई एडवांस वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो तो अटेंड करें, मेंस वाले अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आई थिंक मेंस वालों के पास ये बुकलेट नहीं होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, the time taken by an electron for one complete revolution in the nth orbit of hydrogen atom। तो इसका फॉर्मूला तो हमने बताया, टाइम टेकन मतलब टाइम पीरियड। ओके, क्या था टाइम पीरियड? याद है, इट वाज 2πr/v। एंड इसके किसके, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। एंड वेलोसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻³ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n⁻³ वाला, मींस बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है यहाँ पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, the ionization potential difference is 2.55 electron volt for two of the Bohr orbit of atomic hydrogen of quantum number n1 and n2। n1 is less than n2 है। what are the values of n1 and n2? अब देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो ऑर्बिट है, उनका आयनेशन पोटेंशियल डिफरेंस जो है, अब हाइड्रोजन की बात हो रही है तो आयनेशन पोटेंशियल डिफरेंस तो आयनेशन एनर्जी। तो बेसिकली मान लो एक ऑर्बिट में हमारे पास एनर्जी है -13.6 इंटू z², जेड तो बने डिवाइड बाय n2²। ये हायर ऑर्बिट का एनर्जी हो गया, ऊपर जो बोल रहा है n2 जो है हायर है, और नीचे वाला जो ऑर्बिट है ये हो गया -13.6/n1²। ओके, इसकी एनर्जी है -13.6 इंटू n1²। एंड ये हमारे पास इन्फिनिटी है जिसका एनर्जी क्या है 0। ओके, दिस इज n1 ऑर्बिट, दिस इज n2 ऑर्बिट, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है इन्फिनिटी। तो आयनेशन एनर्जी क्या होता है? इन्फिनिटी और उस ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये क्या हो गया? दिस इज 13.6/n1²। एंड ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये क्या है? दिस इज 13.6/n2²। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? तो वो बोल रहा है कि इन दोनों की जो आयनेशन एनर्जी इसका डिफरेंस जो है इट इज 2.55। तो इन दोनों का डिफरेंस ये वाला आएगा ना। ओके, सो ये एनर्जी डिफरेंस क्या है? दिस इज 13.6/n1² माइनस 13.6/n2² इज इक्वल टू 2.55, ये है। ओके, सो n1 और n2 की वैल्यू क्या है ये हमें यहाँ पर बताना। ओके, तो देखो हमें यहाँ पर या तो हिट एंड ट्रायल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ले हम, है ना, n1 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें एंड n2 की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग निकाल लें। तो यहाँ पर देखो हमें दो ऑप्शन ऐसे दिए जिनमें n1 की वैल्यू 2 है, और दो ऑप्शन ऐसे दिए जिनमें n1 की वैल्यू क्या है 3 है। ओके, तो एक बार n1 को तुम 2 सब्स्टिट्यूट करके देख लो और n2 निकाल लो। यस युतिका, दिस इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक बार n1 की वैल्यू क्या करोगे 2 सब्स्टिट्यूट कर लो एंड उससे n2 निकाल लो। एक बार n1 की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर लो, उससे n2 निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन तुम्हारे पास आ जाएगा। वैसे इसकी बजाय दूसरा तुम ये भी कर सकते हो कि तुम्हें हमने एनर्जी डिफरेंस याद करने का बताया था कि तुम एनर्जी डिफरेंस याद कर लो अलग अलग ऑर्बिट का। याद है, फर्स्ट ऑर्बिट का 13.6, सेकंड ऑर्बिट का 3.4, थर्ड ऑर्बिट का कितना था 1.51, फोर्थ ऑर्बिट का 0.85। याद आया?
तो सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट का यही एनर्जी डिफरेंस होता है। 2.55 जो है ये सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है। याद आया क्या? अगर तुम सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस लोगे तो 2.55 आएगा। और आयनेशन एनर्जी का एनर्जी डिफरेंस मतलब ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस ही होगा। ओके, तो या तो वो वाली वैल्यू याद रख लो, या फिर यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर जब तुम n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने पर n2 की वैल्यू जो है, n1 की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करने पर n2 की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट। ओके, n1 की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करो तो n2 की वैल्यू तुम्हें क्या मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following statement is correct? The 4p orbitals has 3 nodes. क्या ये करेक्ट है? ए ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो टोटल नोड्स कितने होते हैं? n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, दैट इज n माइनस वन। तो क्या है ये? दिस इज n माइनस वन, है ना? सो 4p के लिए क्या हो जाएगा? 4p के लिए क्या होगा? ये 4 माइनस वन दैट इज 3, तो दैट इज करेक्ट। ओके, तो ये हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। बाकी ऑप्शन रॉन्ग आ रहे होंगे। बी के लिए देखो, बी के लिए क्या बोल रहा है वो? 3s हैज नो नोड्स, तो ये तो रॉन्ग है ना। 3s में कितने नोड होंगे? 3 माइनस वन दैट इज 2, तो 2 नोड होंगे 3s में। सी में अगर हम देखेंगे तो देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन 2 पाई। तो एल की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? जीरो ना, तो 0 इंटू 0 प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, वैल्यू क्या आई? 0 आ गई ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। व्हाट अबाउट डी? अच्छा, द रिडबर्ग कांस्टेंट है द सेम वैल्यू फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। तो द हाइड्रोजन द रिडबर्ग कांस्टेंट है द सेम वैल्यू फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज। तो देखो क्या है, हमारे पास फॉर्मूला जो है ना वो ये होता है। तो एक्चुअली में पता क्या है, ये आर जो है इसको हम एक्चुअली आर एच बोलते हैं। दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन। एंड ये जो है ये हमारे पास हो गया ओवरऑल आर। ठीक है, सो ओवरऑल आर जो है इसको हम क्या बोलेंगे? रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इनटू जेड स्क्वायर। मतलब ओवरऑल हमारे पास, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग यूनिइलेक्ट्रॉनिक का आर जो है क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। आर एच तो कांस्टेंट है, बट आर एच इंटू जेड स्क्वायर करेंगे तो वो ओवरऑल आर हो गया एक तरह से, ऐसा बोल दिया जाता है। तो इस ओवरऑल आर की वैल्यू क्या आएगी? सबके लिए अलग अलग आएगी। ओके, तो दैट्स वाई फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी यहाँ पर क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। एन इलेक्ट्रॉन इन ए, ओके सालिक जल्दी लिखो।
तो क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब्स 1.5 टाइम्स as much energy as the minimum required escape from atom. What is the wavelength of emitted electron? तो हाइड्रोजन को जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसका 1.5 टाइम्स एनर्जी हम दे रहे हैं उसको। ठीक है, हाइड्रोजन को जो एनर्जी दे रहे हैं वो 1.5 टाइम्स दे रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक मिनट आता हूँ ना, एक मिनट।
Yeah, so next question. Salik, we are discussing get equipped to JEE Advance. Yes, लक्ष्मी, अगर ऑब्वियसली हमारे पास सिंगल चॉइस वाला है या सिंगल करेक्ट वाला है एंड फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ गया, देन आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज तो उसमें टाइम चला जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा ना, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी आ गया देन बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम in its ground state absorbs 1.5 times as much energy as the minimum required escape from the atom। तो देखो, हाइड्रोजन से अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन हमने उसको एक्चुअली 1.5 टाइम्स दिया, ठीक है। सो एनर्जी गिवन कितना है, इट इज 1.5 टाइम्स ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो उसमें से 13.6 वो यूज करेगा सरफेस तक आने में, ठीक है, और बचा हुआ एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, जिसे हम ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, एनर्जी गिवन माइनस एक तरह से वर्क फंक्शन, जो कि हाइड्रोजन के लिए वर्क फंक्शन 13.6 है, ओके, क्योंकि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देने पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, सरफेस पर आ जाएगा। सो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, इतना एनर्जी हम दे रहे हैं, उसमें से इतना यूज कर रहा है सरफेस तक आने में, तो बचा हुआ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो कितना आया ये, 0.5 टाइम्स ऑफ 13.6, दैट इज 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। नाउ ये तो काइनेटिक एनर्जी आया, बट हमें काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एमिटेड इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। याद है वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इट वाज रूट ऑफ 150 बाय काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद आया, ओके। सो रूट ऑफ 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 6.8। सो हमें डायरेक्टली आंसर किस में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा √22, दैट इज 4.697। तो 4.70 लिख सकते हैं इसको, तो 4.70 एंगस्ट्रॉम, okay, so this was question number 5। now question number 6, a one dimensional electron trap है जो एक्सटेंशन ऑफ 1 नैनोमीटर। तो एक्चुअली हम बोल रहे हैं कि यार इलेक्ट्रॉन मान लो इधर है, बट उसका एक्सटेंशन मतलब इतना हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एरर हो सकता है बेसिकली, ठीक है। सो हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बट इलेक्ट्रॉन इस डिस्टेंस में कहीं पे भी हो सकता है। सो दिस इज नथिंग बट डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स कितना दिया है, 1 नैनोमीटर दिया है। सो हमें डेल्टा पी निकालना है। सो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या था, इट वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ओके। सो डेल्टा पी क्या आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, एंड साथ में क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो h इज 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14, 1 नैनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो कितना है ये अप्रोक्सीमेटली 1/2 आ जाएगा ना, यस अप्रोक्सीमेटली ये 1/2 आएगा। आंसर आई थिंक डी वाला आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज 0.52 इंटू 10⁻⁻25 मीटर, मीटर नहीं, जो भी ऐसा यूनिट है, दैट इज केजी।
मीटर पर सेकेंड, and it can be written as 5.2 into 10 raised to power minus 26. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? डी वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द मास ऑफ द फोटोन, मास ऑफ द फोटोन निकालना है विद ए वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द सीरीज लिमिट ऑफ बामर ट्रांजिशन ऑफ एच ई पॉजिटिव। तो बामर सीरीज जो है उसमें लोअर ऑर्बिट क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 बाई लैम्बडा इज इक्वल टू आर, दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू जेड स्क्वायर। तो हीलियम पॉजिटिव की बात हो रही है, 2 का स्क्वायर। एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सीरीज लिमिट की। सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन। तो बामर सीरीज के लिए लोअर ऑर्बिट क्या है? 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर। सो ये तो ऑब्वियसली क्या हो गया? 0 हो गया। एंड ये 2 का स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से 1 बाई लैम्बडा जो है ये क्या आएगा? 1.1 इंटू 10⁻⁷, दैट विल बी इन मीटर माइनस। ठीक है, नाउ ऐसा यूनिट में है। अब हमें चाहिए मास। तो देखो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है? एच अपॉन एम बी, यही होता है ना। और फोटोन के लिए अभी लाइट है ना, लाइट है तो फोटोन है, तो यहाँ पर क्या हो गया? चलो एम बी को हम क्या लिख सकते हैं? एम सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एम क्या आएगा? एम विल बी एच अपॉन सी, साथ साथ क्या आ जाएगा? लैम्बडा, या इसको हम लिख सकते हैं एच बाई सी इंटू 1 बाई लैम्बडा। तो एच की वैल्यू क्या है? इट इज 6.62 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय वेलोसिटी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸ एंड 1 बाई लैम्बडा क्या आया? इट इज 1.1 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, सो क्या आ जाएगा ये? तो ये हमारे पास आ रहा है एक्चुअली 2.42 या 43 इंटू 10⁻⁻35 kg, ये आ रहा है। तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा, क्योंकि हमने आर जो इसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10 क्या लिए? 7 लिए। तो इसके आसपास वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा। तो कौन सा हुआ करेक्ट? यस, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। So this was question number 7. Now question number 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? The wavelength of a certain electron transition in the hydrogen spectrum is 4864 angstrom. Identify the transition. सबसे पहले तो ये कौन सा है यार? 4864 एंगस्ट्रॉम जो है ये कौन से रीजन में आता है? देखो विजिबल रीजन क्या होता था? 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम। दिस इज विजिबल ना। ओके, ये कौन सा होता है? ये विजिबल होता है। और इसका मतलब क्या है कि ये इसी रीजन में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि ये बामर सीरीज है, क्योंकि बामर सीरीज जो है वो विजिबल में होता है। ओके, तो हमें ये पता चल गया कि ये बामर में। अब आंसर आ जाएगा देखो। तो वैसे हमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। एक तो थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज दिया है, एक सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज दिया है। तो या तो सेकंड और थर्ड लाइन दोनों का निकाल लें। दो तरह से कर सकते हैं ऑब्वियसली। बी और सी तो यहाँ से निकल गया है ना, बी और सी तो आ ही नहीं सकता बिकॉज बामर सीरीज की बात हो रही है। तो या तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा या यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब ए और डी में कौन सा करेक्ट होगा? तो या तो हम थर्ड लाइन का वेवलेंथ निकाल लें और सेकंड का निकाल लें तो चेक कर लें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास लैम्बडा हमें पता है, ये हमारे पास आ गया लैम्बडा।
इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 1/n1 स्क्वायर। अब लोअर ऑर्बिट तो हमें पता है क्या है, पामर के लोअर ऑर्बिट इज 2, तो उसका स्क्वायर माइनस 1 हायर ऑर्बिट को n ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 1/4864 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/n1 स्क्वायर। तो यहाँ से 1/n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस क्या आ जाएगा, ये देखो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, बट ठीक है। तो ये आ जाएगा 5.35। सो इसको हम लिख सकते हैं 5.35 माइनस 4/5.35 इंटू 4। तो यहाँ से n² क्या आ जाएगा, इट इज 5.35 इंटू 4/1.35। तो ये n² आ गया। एंड ये यार हमारे पास 15.85, जैसे मैंने बताया एग्जैक्ट नहीं आएगा बट आ जाएगा। तो दिस इज 15.85 मतलब 16। तो n² जो है वो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो n² 16 आ रहा है मतलब n क्या होगा, n ऑब्वियसली यहाँ से क्या आया, n की वैल्यू आ गई 4। और n की वैल्यू अगर 4 आ गई तो कौन सी लाइन हुई बताओ, लोअर ऑर्बिट इज 2, हायर ऑर्बिट इज 4। कौन सा लाइन हुआ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। ऑब्वियसली फर्स्ट लाइन 3 से 2 में आती है, सेकंड लाइन 4 से 2 में आती है। तो कौन सी लाइन हुई है, बामर की सेकंड लाइन। मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ओके, लोअर ऑर्बिट तो 2 है, हायर ऑर्बिट क्या मिल गया 4। सो 4 से 2 इज नथिंग बट सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। साथ वो तो यार मैंने पहले ही बताया कि एक्चुअली ये वाला पार्ट मैंने तुम्हें नहीं कराया था, आई थिंक नहीं, मैंने ही कराया ना, मैंने ही कराया है। ACH मैम ने कराया था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला ACH मैम ने कराया था ना। मैंने कराया क्या, तो मैंने अगर कराया तो मैंने बोला होगा उस टाइम की विजिबल रीजन वाला जो है। ओके, तो मैंने वहां पर अलग अलग रीजन का बताया था ना तुम्हें, मतलब अलग अलग रीजन का मतलब विजिबल वाले रीजन का मैंने तुम्हें बताया होगा, स्पेक्ट्रम कितना मतलब कहां से कहां तक होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ाया है, बट EM वेव्स वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। EM वेव्स किसने पढ़ाया है, EM वेव्स मैंने नहीं पढ़ाया, EM वेव्स मैम ने पढ़ाया था शायद। हाँ मैम ने पढ़ाया ना, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं वहां पर बता देता हूँ कि विजिबल रीजन वाला याद रखना है। ठीक है, विजिबल रीजन वाला जो है हमें याद होना चाहिए कि कहां से कहां तक होता है रेंज। ठीक है, विजिबल वाला जो है वो कहां से कहां तक होता है, इट इज 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम। तो ये विजिबल वाला रेंज होता है। इसके साथ साथ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा याद होना चाहिए, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा सीरीज जो है कौन से रीजन में लाई करता है। ओके, तो लाइमन जो है किसमें लाई करता है, यूवी रीजन में। बामर में कौन करता है, मतलब विजिबल रीजन में कौन करता है, बामर करता है। और बाकी जो है इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, तो ये याद रखना है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला पार्ट मैंने पढ़ाया, तो वहां पर मैंने तुम्हें अलग अलग रीजन बताया था, यूवी रीजन बताया, विजिबल बताया एंड इंफ्रारेड बताया, तो ऑब्वियसली वो याद रखना। ठीक है, इसके अलावा EM वेव्स वाले पार्ट से ये चीज याद रखनी है कि विजिबल रीजन जो है उसका रेंज ये है। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो what according to the Bohr model would be the radius of the electron orbit in the first excited state? First excited state मतलब second orbit, है ना? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट, इसके अलावा लिथियम 2 पॉजिटिव दिया, मतलब जेड की वैल्यू क्या हो गई 3। सो रेडियस क्या आ जाएगा, इट इज 0.529 इंटू 10⁻⁻10। अच्छा एंगस्ट्रॉम में पूछा है तो एंगस्ट्रॉम में तो 10⁻⁻10 लेंगे ही नहीं, इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, यही होता है ना। सो दिस विल बी इन एंगस्ट्रॉम, तो क्या आया 0.529 इंटू 4/3। तो क्या आ जाएगा ये 0.7 समथिंग आ जाएगा ना, 0.705 एंगस्ट्रॉम। Okay, then question number 10. Photoelectrons are ejected from a metal surface using the photon of energy this much. The de Broglie wavelength of the electron emitted with maximum kinetic energy is this. What is the photoelectric threshold? Photoelectric threshold मतलब वर्क फंक्शन की बात कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर वर्क फंक्शन निकालना। अच्छा काइनेटिक एनर्जी हमें क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया नहीं है, वो हमें क्या दिया है यहाँ पर, डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना है 59 एंगस्ट्रॉम है, तो उसे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। कैसे आएगा यार, सो इट शुड बी रूट ऑफ 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ पता है तो काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे अभी यहाँ से। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 150 अपॉन 59 इंटू 59, ऑब्वियसली स्क्वायर किया हमने। सो दिस विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसको हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देंगे, डिवाइड बाय 59 इंटू 59, दिस विल बी इन जूल। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क फंक्शन। तो देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होगा, इट विल बी एनर्जी गिवन माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी गिवन कितना है 4 इंटू 10⁻⁻20 है। ओके, दिस इज एनर्जी गिवन एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है, शालिक ये स्क्वायर किया ना, इसका स्क्वायर किया है, इट इज 59 इंटू 59 इज इक्वल टू 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी। समझाया, स्क्वायर कर दिया तो वहां से काइनेटिक एनर्जी आया। अच्छा इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू जो है अपने पास क्या आएगी, तो 150 इंटू 1.6 एंड देन 59 के स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.68 इंटू 10⁻⁻20। क्या आ गया आंसर, 3.32 इंटू 10⁻⁻20 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑब्वियसली ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट।
Question number 11. The series limit values are this and this for quantum number n1 and n2 in the atomic spectrum of hydrogen. What is the wavelength of radiation emitted for the transition n2 से n1? अब देखो क्या है, हमारे पास 1/λ एक का आ रहा है, सीरीज लिमिट की बात हो रही है, तो इट इज r इंटू 1/n1² माइनस 1/∞²। अच्छा, वो बोल रहा है कि व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द रेडिएशन एमिटेड फॉर द ट्रांजिशन n2 से n1। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो ये है। इसके अलावा 1/λ2 क्या हो गया, r इंटू 1/n1² माइनस n2² माइनस 1/∞²। अब देखो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट क्या हो गया, जीरो, ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया। ठीक है, सो ये फर्स्ट वाला क्या आएगा, इट इज r/n1² एंड सेकंड वाला क्या आएगा, r/n2²। और वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब n2 से n1 में जंप करेगा, इलेक्ट्रॉन जब किससे n2 से n1 में जंप करेगा, तो जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो देखो n2 से n1 में जंप करेगा तो क्या आएगा, इट इज r इंटू n2 से n1 में कर रहा है तो लोअर ऑर्बिट इज n1 ना, तो n1² माइनस हायर ऑर्बिट इज n2। ओके, सो हमें ये निकालना है। अब ये देखो कैसे आ सकता है, यहां से आ सकता है क्या, बेसिकली दिस इज नथिंग बट r/n1² माइनस r/n2² है कि नहीं। सो ये क्या हो गया, दिस इज 1/λ1 माइनस 1/λ2। ये हम बोल सकते हैं इसको कि दिस इज λ2 माइनस λ1/λ1 इंटू λ2। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या हो गई, इट इज λ1 इंटू λ2 अपॉन λ2 माइनस λ1। सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो λ1 क्या था, λ1 क्या था, 8208 था। ओके, सो इट इज 8208 इंटू λ2 क्या है, 22800 डिवाइड बाय 22800 माइनस 8208। ओके, सो क्या होगा ये, तो ये हमारे पास आ रहा है 18। तो ये आ रहा है 12825, 12825। यस, मैच कर रहा है, सी ऑप्शन है, 12825 एंगस्ट्रॉम। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11। Now question number 12. तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, an electron practically at rest is initially accelerated through a
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो इनिशियल इसका 100 वोल्ट था और डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या बोला उसने, लैम्बडा 1 है। तो देखो याद है लैम्बडा जो है वो क्या होता था, इट वाज रूट ऑफ 150 बाय वी, था कि नहीं था? तो लैम्बडा 1 क्या हो जाएगा, इट इज रूट ऑफ 150 अपॉन वी की वैल्यू क्या हो गई, वी इज 100। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं दिस इज रूट ऑफ 150 अपॉन 10। देन इसके बाद देन इट गेट रिटार्डेड थ्रू 19 वोल्ट। तो देखो V1 जो है, V1 अपने पास क्या है, इट इज 100 वोल्ट। बाद में वॉल्यूम ये सॉरी वोल्टेज कम किया कितना, 19। सो V2 जो है वो कितना हो गया, 100 माइनस 19 दैट इज 81। तो लैम्बडा 2 क्या आएगा, सो लैम्बडा 2 विल बी रूट ऑफ 150 अपॉन 81 दैट इज नथिंग बट रूट ऑफ 150 अपॉन 9। 81 का रूट 9 हो गया। देन वो बोल रहा है एंड देन हैज ए वेवलेंथ लैम्बडा 2, ऑब्वियसली लैम्बडा 2 निकाल लिया। ए फर्दर रिटार्डेशन थ्रू 32 वोल्ट, अभी फिर से 32 वोल्ट और कम किया। सो V3 क्या आ जाएगा, इट इज 81 माइनस 32, सो दैट इज नथिंग बट 49। सो इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो है लैम्बडा 3। सो ये क्या आएगा, रूट ऑफ 150 अपॉन 49, so that is root of 150 upon 7। now हमें क्या निकालना है, लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा 2 अपॉन लैम्बडा 1, ये निकालना है। सो क्या आएगा ये, दैट इज रूट ऑफ 150 अपॉन 7 माइनस रूट ऑफ 150 अपॉन 9 डिवाइड बाय रूट ऑफ 150 अपॉन 10। तो आई थिंक ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 63 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज 20 बाय 63। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ग्राफ ऑफ एन ऑर्बिटल। तो हमें वेव फंक्शन एंड डिस्टेंस का ग्राफ दिया है। मतलब ये कैसा है, तो ऑब्वियसली दिस इज आर वाला फंक्शन, ठीक है। तो आर वर्सेस स्मॉल आर हमें ग्राफ दिया है और वो कुछ इस टाइप का दिया है। तो ये न्यूक्लियस को एक बार सॉरी एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रहा है ना। तो हमारे पास कितने रेडियल नोड है, एक रेडियल नोड है। ओके, तो नंबर ऑफ नोडल सरफेस मतलब रेडियल नोड। ओके, सो कितना है, 1। ओके, सो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना आ गया, 1 आ गया। सॉरी नंबर ऑफ नोडल स्फीयर बोला उसने, ठीक है। नंबर ऑफ नोडल स्फीयर मतलब रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड, नोडल स्फीयर, रेडियल नोड, ये सब क्या है, एक ही है। तो नंबर ऑफ नोडल स्फीयर इज 1 बिकॉज नंबर ऑफ रेडियल नोड इज 1। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। For an electron in a hydrogen atom, the wave function psi is proportional to e raised to power minus r upon a। तो psi जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू e raised to power minus r by a। ये हम बोल सकते हैं psi इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k into e raised to power minus r by a, ऐसा कुछ होगा ये, ठीक है। तो where a is Bohr's radius, what is the ratio of probability of finding the electron at nucleus to the probability of finding the electron at a। तो what is probability, प्रोबेबिलिटी जो है इट इज एक्चुअली 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर साई स्क्वायर। एक्चुअली कैपिटल आर स्क्वायर होता है बट साई स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है, तो इसका रेशियो निकाल।
ठीक है, तो यार ये न्यूक्लियस पे डिवाइड बाय ए डिस्टेंस पर रेशियो चाहिए। ठीक है, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो विल बी 4 पाई 0 का स्क्वायर इंटू साई स्क्वायर, साई क्या है के स्क्वायर ई रेस टू ये 0 हो गया, डिवाइड बाय 4 पाई साइज ए आर स्क्वायर क्या हो गया ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ई रेस टू, अब देखो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे ए, तो ये क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगी वैल्यू बताओ। अब देखो ऊपर वाला वैल्यू 0 हो गया, क्यों 0 हुआ, बिकॉज हमने स्मॉल आर की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की, तो ये देखो ये वाला पार्ट 0 हो गया, वो आगे नहीं हुआ, तो रेशियो क्या आएगा 0 आएगा। वैसे भी तुम्हें पता होना चाहिए कि यार न्यूक्लियस पर तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है, तो न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय किसी दूसरी जगह पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0 ही आएगी ना, तो इसको हम थियोरेटिकली भी देख सकते थे। ओके, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी एट न्यूक्लियस क्या है 0 है, तो न्यूक्लियस पर प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय एट एनी डिस्टेंस प्रोबेबिलिटी 0 ही रहेगी। बाकी दूसरी तरह ऐसे ही देख सकते हैं सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है, सो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमारे पास एक तरह से कैपिटल आर स्क्वायर वाला पार्ट है, सो स्मॉल आर स्क्वायर जो है वो 0 हो गया क्योंकि आर की स्मॉल आर के वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th सम, देखो जल्दी, युति का देखो जल्दी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, so what transition in helium positive ion shall have the same wave number as the first line in Balmer series of hydrogen atom। अब देखो वो बोल रहा है कि हीलियम पॉजिटिव के जो वेव नंबर है सेम उतना ही होना चाहिए जितना बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन का है। तो एक्चुअली हमें बामर सीरीज वाले को, मतलब हाइड्रोजन की बामर सीरीज वाले को हीलियम पॉजिटिव की सीरीज में कन्वर्ट करना है। देखो इसको कैसे करते हैं, सो 1/λ, मतलब दैट इज नथिंग बट वेव नंबर है ना, सो वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ एंड दैट इज नथिंग बट आर। हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 1/n1 स्क्वायर, तो बामर सीरीज जो है उसके लिए लोअर ऑर्बिट क्या होता है 2, 2 स्क्वायर, और फर्स्ट लाइन की बात हो रही है तो कहां से आएगी फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन आएगी 3 से 2, फर्स्ट लाइन आएगी 3 से 2। नाउ ये जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये उसने बोला है कि हीलियम पॉजिटिव जो है उसके इक्वल होना चाहिए, तो वहां पर क्या है आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये वाला पार्ट क्या, इसको हम लिख देंगे एज इट इज, रहने देते इसको, आर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इस वाले पार्ट को कुछ इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है,
लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसको राइट हैंड साइड वाले पार्ट के फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करें, तो देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम टू स्क्वायर से, लेफ्ट साइड वाले पार्ट को टू स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं क्या? मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं। अब देखो ये ऊपर वाला टू स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, नीचे वाले को अंदर ले जाते हैं। नीचे वाले को अंदर लेके गए तो ये क्या आ गया, 1/4 माइनस 1/6 स्क्वायर, ये हो जाएगा ना, इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर, सॉरी टू स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो देखो कंपेयर करो, अभी सेम आ गया ना। तो n1 की वैल्यू क्या हो गई, n1 की वैल्यू हो गई 4 और n2 की वैल्यू क्या हो गई 6। तो ये 6 से 4 वाला होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। तो हमें जो हाइड्रोजन वाली सीरीज है उसको हीलियम पॉजिटिव वाली सीरीज में कन्वर्ट कर। ओके, वेव नंबर उसने क्या बोला, सेम रहेगा। So this is question number 15. Now question number 16. The potential energy of electron in an orbit of hydrogen atom would be, याद है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमने बताया था। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था, इट वाज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये होता था पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो हाइड्रोजन के लिए जेड क्या है, 1 है, ठीक है। और के जो है ये 1 होता है इन एसआई यूनिट, सॉरी इन सीजीएस यूनिट, ठीक है। सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, इट इज माइनस ई बाय आर स्क्वायर, मतलब ई स्क्वायर बाय आर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17। An electron is moving with a kinetic energy of 4.55 into 10 raised to power minus 25 joule. What will be the wavelength for this electron? तो हमें काइनेटिक एनर्जी दिया है, नाउ काइनेटिक एनर्जी जो है हमें दिया है 4.55 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 जूल, इसका इलेक्ट्रॉन का। व्हाट विल बी द डी ब्रॉगली वेवलेंथ? अब देखो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, याद है डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता था रूट ऑफ 150 अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें एंड देन निकाल लें काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो 4.55 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 25 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19। सो ये हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या आएगा ये, सो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ गया, तो इट इज 2.84 into 10 raised to power minus 6 electron volt. Now lambda will be root of 150 upon kinetic energy in electron volt. So ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, याद रखना। सो क्या आ जाएगा ये,
तो ये आएगा 7.27 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें, सॉरी +3 एंगस्ट्रॉम, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 7.27 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आंसर होगा। यस, यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू मैच कर रही है वैसे। सो 7.27 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। So this was question number 17. Now question number 18. So if each orbital can occupy a maximum of 3 electrons, शालिक एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट किया ना भाई, तो एंगस्ट्रॉम से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। आंसर मीटर में दिया है, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया। Now question number 18. If each orbital can hold a maximum of 3 electrons, the number of elements in fourth period of periodic table. अब देखो एक्चुअली क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे होते हैं तो 1s 2s, या हम एक्चुअली, तुम्हें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए वैसे, तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन से सबसेल फिल किए जाते हैं एक्चुअली। तो टाइप ऑफ सबसेल या ऑर्बिटल्स फिल्ड इन फोर्थ पीरियड जो है ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो रहता है हमारे पास 4s, देन 3d एंड देन उसके बाद 4p, ये 3 फिल किए जाते हैं। तो अब देखो, अगर ईच ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, अच्छा, विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो इफ ईच ऑर्बिटल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर क्या है, तो अभी हमारे पास देखो क्या होगा, तो 4s के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। 3d में डी के 5 ऑर्बिटल है ना, तो डी के 5 ऑर्बिटल हैं और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इसके आ जाएंगे, और पी के 3 ऑर्बिटल और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इसके आ जाएंगे। तो ये ऐड कर देंगे तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, आगे पीरियोडिक टेबल में तुम पढ़ोगे डिटेल में कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ग्रुप्स एंड पीरियड की बात कर रहे होते हैं। तो सेम ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो जैसे जैसे हम अगले ग्रुप में जाएंगे फोर्थ पीरियड में, नेक्स्ट नेक्स्ट ग्रुप में जैसे जैसे चलते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता जाएगा, हम बोलेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, तो इस टाइप से 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4p में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो हमारे पास 18 एलिमेंट आ जाते हैं। लेकिन अभी देखो क्या है, अभी वो बोल रहा है कि ईच ऑर्बिटल कैन हैज 3 इलेक्ट्रॉन, तो इफ ईच ऑर्बिटल हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर तो देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फिर, 4s में अब s का एक ही ऑर्बिटल होता है ना, तो s का एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। d के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, और हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने आ गया, 15 आ गया ना। p के कितने ऑर्बिटल, 3, और हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9। तो कितना ऐड करके, 27। ओके, सो अगर ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है जैसा कि अभी होता है, तो हमारे पास 18 एलिमेंट आते हैं पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में। तो यस, हमारे पास पीरियोडिक टेबल का जो फोर्थ पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट ही होते हैं। लेकिन अगर 2 की बजाय 3 इलेक्ट्रॉन होते तो हमारे पास फिर 27 एलिमेंट्स आ जाते फोर्थ पीरियड। ठीक है, तो एक्चुअली नया पीरियड जो है वो कहां से स्टार्ट होता है,
ओके लक्ष्मी 23 तक ही सॉल्व किया तो ठीक है, 23 तक ही कराते हैं। बाकी लोगों ने कहां तक सॉल्व किया है? गेट टी क्यूब कहां तक सॉल्व कर लिया? लक्ष्मी बोल रही है उसने 23 तक सॉल्व किया है तो ठीक है। बाकी लोगों ने कहां तक कर लिया भाई? पूरा कर लिया कि किसी ने कंप्लीट? श्रेयांश बोल रहा है 20 तक ही किया है। ओके, और बाकी लोगों ने? सुमेध 19। 23 के बाद भी कोई गया है क्या? काफी लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया अभी तक, ऐसा लग रहा है। 3 लोगों ने ही सॉल्व किया है क्या? ठीक है, देन 23 तक ही कराते हैं, बट सॉल्व करते रहो, ठीक है। हाँ, सो ये हमने बताया कि पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हो जाएंगे। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पीरियड में कौन कौन सा सबसेल फिल होगा? तो इसके लिए जो हमने बताया था ना तुम्हें, 1s 2s 2p 3s 3p, याद है? तो ऐसे हमने बनवाया था तुम्हें। तो जैसे ही एस, अब देखो, अगर तुम्हें सेकंड पीरियड में देखना है तो ये 2s और 2p, ठीक है। फिर अगर तुम्हें थर्ड पीरियड में देखना है तो देखो 3s के बाद क्या क्या फिल हो रहा है जब तक 4s नहीं आ जाता। 3s के बाद देखो 3p फिल होता है, 3p के बाद 4s आ जाता है। तो जैसे ही हम s में एंटर होते हैं ना तो नया पीरियड चालू हो जाता है, याद रखना, ठीक है। 1s से फर्स्ट पीरियड चालू होगा, 2s से सेकंड पीरियड चालू होगा, 3s से थर्ड पीरियड चालू होगा, 4s से फोर्थ पीरियड चालू होगा। तो 4s में अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो ये देखो 4s के बाद क्या क्या फिल हुआ, 4s के बाद 3d फिल हुआ, 3d के बाद 4p फिल हुआ, और 4p के बाद 5s आएगा, बट 5s से फिफ्थ पीरियड चालू हो जाए। समझ आया? ठीक है, तो इस टाइप से हम देख पाएंगे कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से पीरियड में कौन कौन सा सबसेल फिल हो रहा है। ओके, तो कल भी अपना लेक्चर है ना? कल अपना लेक्चर है या नहीं है? है ना? हाँ, सो 23 तक मैं करा देता हूँ। सिंगल चॉइस वाला कंप्लीट करो कल तक, इसके अलावा मोर देन वन भी ट्राई करो कंप्लीट करने का, ठीक है, जिससे कि हम वो डिस्कस कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, पूरा सॉल्व इस वीक कर लो, पूरा सॉल्व इस वीक पूरा सॉल्व कर लो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल इज इक्वल टू, तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, किसी भी सबसेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, याद है? 12+1, ये हमने फॉर्मूला बताया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ B3 पॉजिटिव। तो क्या होगा यार? सो हाइड्रोजन के -13.6, अच्छा एनर्जी क्या है, पहले एनर्जी का फॉर्मूला देख लो। सो दिस वाज एनर्जी, तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन में कितना है, -13.6 है, डिवाइड बाय -13.6 इंटू जेड स्क्वायर क्या है, B3 पॉजिटिव के लिए जेड स्क्वायर क्या हो गया, तो 4 स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड ऑर्बिट। तो क्या आएगा ये, दिस इज 2 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, हम बोल सकते हैं 1/4, ठीक है। सो रेशियो क्या आ गया, 1/4 आ गया। So this was question number 20. Now question number 21. The wave number of first line of Balmer series of hydrogen atom is this. The wave number of first line of Balmer will be.
ठीक है, तो देखो वेव नंबर जो है क्या है, न्यू बार है, तो ये हमें क्या दिया है, दिस इज गिवन एज 152,000 किसके लिए, फॉर फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। अच्छा 22 है क्या, ओ सॉरी सॉरी, दिस इज 22। हाँ, सो 21, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1 विल प्रोड्यूस द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन। तो देखो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ये तो सबके लिए सेम है ना। तो यहाँ पर लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है कि नहीं है। तो जिसका जेड ज्यादा होगा उसका लैम्बडा क्या होगा, कम होगा ना, जितना ज्यादा जेड उतना कम लैम्बडा। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका हो गया, डी का हो गया ना। डी 3 पॉजिटिव जो है उसका जेड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर ये डी क्या है, डी इज ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम दैट इज एच, ड्यूटेरियम इज टी एंड ट्रिटियम इज टी। ओके, सो बी वाला जो है ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों का तो एटॉमिक नंबर सेम ही है ना, दैट्स व्हाई वेवलेंथ भी क्या है, सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज 152,000। तो हमें वेव नंबर दिया है दैट इज 152,000, और ये किसका दिया है, ये दिया है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, मतलब r इंटू 1/n1 स्क्वायर, लोअर ऑर्बिट इज 2 एंड हायर ऑर्बिट इज 3। तो ये हमें दिया हुआ है, निकालना क्या है, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ Li2 पॉजिटिव, फर्स्ट लाइन फर्स्ट बामर लाइन ऑफ Li2 पॉजिटिव। तो हमें अभी निकालना है r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। तो अभी एक्स्ट्रा क्या आया, जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा आया ना, सो 152,000 इंटू जेड स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर, सो 152,000 इंटू 9, 3 स्क्वायर या 9। कितना है ये आ रहा है ना, मींस डी ऑप्शन करेक्ट है ना। यस डी ऑप्शन ही करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, photoelectric emission is observed from a surface for the frequency nu1 and nu2 of the incident radiation, where nu1 is greater than nu2. If the maximum kinetic energy of photoelectron in two case is in the ratio of 1:k, then the threshold frequency nu naught is given by। ठीक है, so देखो हमारे पास कोई मेटल है या कोई सरफेस है, उसके ऊपर हम nu1 और nu2 फ्रीक्वेंसी का क्या डाल रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं। तो जब nu1 का डाल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी मान लो k1 आ रही है,
न्यू2 का डालने पर K2 आ रही है। तो K1 बाई K2 जो है उसने बोला 1 बाई K है, ठीक है। सो व्हाट इज K1? तो K1 इज एनर्जी गिवन, दैट इज h nu1 माइनस वर्क फंक्शन इज h nu0। सिमिलरली K2 जो है इट इज एनर्जी गिवन, दैट इज h nu2 माइनस वर्क फंक्शन इज h nu0। तो हमें K1 बाई K2 जो है वो दिया है 1 बाई K। सो दैट इज h nu1 माइनस h nu0 सॉरी, डिवाइड बाय h nu2 माइनस h nu0। तो दिस इज नथिंग बट h कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। सो nu1 माइनस nu0 अपन nu2 माइनस nu0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये? दिस इज nu2 माइनस nu0 इज इक्वल टू k इंटू nu1 माइनस k इंटू nu0। यही आएगा। तो यहां से हमें निकालना है nu0। तो nu0 क्या होगा? सो nu0 यहां से हो गया, nu0 इज इक्वल टू, ऐसा करते हैं कि ये k nu0 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो ये आ जाएगा k इंटू nu0 माइनस nu0 इज इक्वल टू k इंटू nu1 माइनस nu2। ओके, सो nu0 कॉमन लेने के बाद ये क्या आ गया? दिस इज k इंटू nu1 माइनस nu2 डिवाइड बाय k माइनस 1। ये आ रहा है। सो विच ऑप्शन इज दिस? k इंटू nu1 माइनस nu2 अपॉन k माइनस 1। बी ऑप्शन हो गया ना। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 23। तो यहीं तक कराते हैं बिकॉज आगे किसी ने सॉल्व किया नहीं है। तो कल लेक्चर है, उससे पहले 34 तक पूरा कर लो सिंगल चॉइस वाला, इसके अलावा मोर देन वन वाला भी कर। तो ये दोनों हम कल डिस्कस कराएंगे, ठीक है। सो एंड करते हैं लेक्चर यहीं पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में कराएंगे, ओके। बाय, टेक केयर।